कागज पर उतरा हर लफ्ज भी दीवाना हो जाए, वो जो निकले एक कवि की कलम से तो फिर वो खूबसूरत अफसाना हो जाए। इसी कलम से निकला हुआ हर लफ्ज और उसकी कीमत केवल एक लिखने वाला या फिर उसे पढ़ने वाला समझ सकता है। लिखने वाला अपने मन के सभी अरमानों को, सभी भावों को इसी के ज़रिए लिखकर किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, आँखों में नमी भर सकता है या फिर सच के तीखे बाण चलाकर कहीं पर भी आग लगा सकता है। सच कहना और उस पर अड़े रहना ये सबके बस की बात नहीं। सच कहना, उस पर अड़े रहना, ये जानते हुए भी कि ये सच उसकी मौत का फरमान बन सकता है, ये पूरे विश्व के लिए या संसार के लिए एक उदाहरण बन जाता है। ऐसा ही उदाहरण है बाबा नागार्जुन का नाम। नमस्कार, मैं मिनाली आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नागार्जुन आज उनके व्यक्तित्व पर रोशनी डालेंगे और उनके साहित्यिक सफ़र पर थोड़ी चर्चा भी करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्पना जी, जो कि श्री शिक्षायतन कॉलेज की हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उनके साथ बीवा जी, जो कि कल्याणी विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा के लिए सबसे पहले हम जाते हैं बीवा जी के पास। तो बीवा जी, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि नागार्जुन का व्यक्तित्व कैसा था, अगर उस पर रोशनी डाली जाए और उनके साहित्यिक सफ़र की थोड़ी चर्चा की जाए। नागार्जुन हम सब के बाबा नागार्जुन का जन्म तो 1911 में गांव के गरीब परिवार में हुआ था। नागार्जुन के 5 नाम हैं बचपन में, और गांव का उनका नाम है ठक्कन, एक नाम है वैद्यनाथ मिश्र या वैद्यनाथ मिसिर, एक अन्य नाम है वैदेह। इस नाम से 1930 में उनकी मैथिली की पहली कविता भी प्रकाशित हुई थी। इसके बाद घुमक्कड़ी स्वभाव के होने के कारण इन्होंने अपना उपनाम यात्री रखा, और बौद्ध होने के बाद इन्होंने नागार्जुन के नाम से लिखना शुरू किया, और हम सब उन्हें बाबा नागार्जुन के नाम से जानते हैं। नागार्जुन बड़े ही सहज और यायावरी प्रवृत्ति के थे। 1925 में जब वे गांव में संस्कृत की प्रथमा की परीक्षा पास की और उसके बाद आगे के अध्ययन के लिए वे घर से निकले, तो फिर निकले ही रह गए। यहाँ तक कि वृद्धावस्था आने पर भी उन्होंने किसी गांव, किसी प्रदेश या कहीं भी अपना निश्चित ठौर ठिकाना नहीं बनाया। नागार्जुन की यह प्रवृत्ति केवल उनके जीवन में ही नहीं, साहित्य में भी दिखाई देती है। उन्होंने कभी भी अपनी रचनाओं को सहेज कर रखना नहीं सीखा। नागार्जुन के जीवन वृत्त और उनके साहित्य का क्रमवार लेखा जोखा प्रस्तुत करना किसी भी व्यक्ति के लिए सच में बड़ा ही मुश्किल का काम है। इस आईने में जैसे आत्मकथ्य, रतिनाथ की चाची और बलशनामा जैसे उपन्यासों में, मनोहर श्याम जोशी और कृष्णा सोबती द्वारा लिए गए दर्जनों साक्षात्कारों में, सिंह के 17 महीने जैसे यात्रा वृतांतों में, या राहुल निराला और रेणु के संस्मरणों में, और उनकी बहुत सी कविताओं में उनके आत्मकथा के सूत्र बिखरे हुए हैं। इन्हें जोड़कर अगर कोई चाहे तो कोलाज तो बना सकता है, लेकिन उनके जीवन वृत्त का क्रमवार व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल का काम है। नागार्जुन के बचपन के कड़वे अनुभव उनके अंतःकरण का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर पर लिखी उनकी कविता की कुछ पंक्तियां इस बात का एहसास करा देती है। पैदा हुआ था मैं दीनहीन अपठित किसी कृषक कुल में, आ रहा हूँ पीता अभाव का आसव
ठेठ बचपन से। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में भी कहा है कि ठक्कन का बचपन ठुकराए जाने की यादों से भरा हुआ है। नागार्जुन के दूसरी महत्वपूर्ण घटना, या कहे कि दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर गहरा प्रभाव डालती है, वह है उनका बौद्ध होना। वह बहुत समय तक मठों में रहे और वहाँ के अध्ययन केंद्रों में भी रहे, क्योंकि उनके यात्रा वृत्तांतों से भी ये पता चलता है कि उन्होंने प्राकृत तिब्बती भाषा सीखी और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। किसी भी कवि की तरह उनके भी बचपन की स्मृतियाँ या स्मृतियों का उनकी रचना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो बचपन की वे स्मृतियाँ और उनके संस्कार, और बौद्ध होने के बाद उनके मानस की वैचारिक और संवेदनात्मक संरचना का प्रभाव निश्चित रूप से उनकी रचना प्रक्रिया पर भी पड़ा होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना जिसने नागार्जुन के व्यक्तित्व और कृतित्व को और व्यापक धरातल प्रदान किया है, वह है स्वामी सहजानंद के साथ स्वतंत्रता संग्राम में उनकी हिस्सेदारी और किसान आंदोलन में उनकी सक्रिय हिस्सेदारी। इन सबके अलावा नागार्जुन की रचनाओं का जो केंद्रीय तत्व है वह है घुमक्कड़ी। लेकिन ये घुमक्कड़ी कोई सरल किस्म की घुमक्कड़ी नहीं है। इस घुमक्कड़ी ने नागार्जुन को एक तरफ तो फक्कड़ बनाया, तो दूसरी ओर उनके जीवन में विविधता और ऐन्द्रिकता को भी प्रश्रय दिया। मैंने नागार्जुन की घुमक्कड़ी या नागार्जुन की कविताएं सिर्फ देखे जाने की चीज़ नहीं है, बल्कि यह पाठकों को और श्रोताओं को देखना और पढ़ना भी सिखाती है। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजित किया गया उनके मैथिली की पुस्तक नग्नहीन पत्रगाछ के लिए। मैंने नागार्जुन की बहुत सक्रिय भूमिका रही है जन आंदोलनों में। चाहे वो तेलंगाना का विद्रोह हो, या गुजरात का छात्र आंदोलन हो, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता हो जी, तो वो विभिन्न आंदोलनों से जुड़े और जेल भी गए। तो इसलिए नागार्जुन की रचनाओं में जो दिखाई देता है वह उनके जीवन का सत्य और समाज का यथार्थ है जी। इसीलिए तो उन्हें जन कवि भी कहा जाता है और प्रगतिशील जो कवि है उन्हें माना जाता है। और प्रगतिशील कवि के साथ साथ हम अगर बात करें कि जो साहित्य आंदोलन होते थे, साहित्य आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही? अगर अल्पना जी आपसे हम ये सवाल करेंगे कि उनकी साहित्य आंदोलन में क्या भूमिका रही एक प्रगतिशील कवि होने के साथ साथ? नागार्जुन को हम लोग हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी धारा का एक कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में हम जानते हैं जी। तो देखना होगा कि जब नागार्जुन लिख रहे हैं तो उस समय दूसरे प्रगतिशील कवि भी लिख रहे हैं। क्यों ये नाम उन कवियों के बीच ये नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? देखिए, 20वीं शताब्दी के आरंभ में हम सभी जानते हैं कि मार्क्सवाद की लहर जब पूरी दुनिया में उठी तो उसने भारतीय जो बुद्धिजीवी है यहाँ का उसको भी प्रभावित किया जी, और लेखकों को भी विशेष तौर पर प्रभावित किया। और हमारा देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और हम एक सपना देख रहे थे कि हम एक व्यापक समाजवाद लेकर अपने देश में भी आएंगे। इसलिए मार्क्स से प्रभावित होकर कुछ राजनीतिक पार्टियां बनी, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया और
सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़कर ये जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने सामाजिक परिवर्तन की एक कहते हैं ना कि एक लड़ाई शुरुआत की, या इसी को प्रगतिशील आंदोलन, माने यह सिर्फ लेखन में ही नहीं, राजनीति में भी हम देखते हैं। राजनीति में हम जिसको मार्क्सवाद कहते हैं, हम लोग पढ़ाते भी हैं कि साहित्य में वही प्रगतिवाद है। तो ये लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन जितनी तेजी से ये आंदोलन उभरता है उतनी ही तेजी से इस आंदोलन का प्रभाव भी कम हो जाता है, लगभग खत्म ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कवि कुछ बेहतर कवि लिखते रहे हैं, लेकिन ये है कि उसका प्रभाव कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ये जो रचनाकार हैं जो अचानक से तेजी से उभरते हैं और प्रगतिशील आंदोलन, आपने आंदोलन की बात कही थी, मैं इसलिए कह रही हूँ, हाँ जी, वही प्रगतिशील एक साहित्यिक आंदोलन ही है। तो वह जब इसके पहले छायावाद है, अचानक दिखता है कि बहुत से कवि जो है वो प्रगतिशील हो जाते हैं, और यहाँ तक कि जो कवि प्रगतिशील पहले नहीं थे उन्होंने भी अपनी लेखन की दिशा बदल दी दूसरे को देखते हुए। हाँ, यानी कि यह जो प्रगतिवाद है ये 6-7 साल के बाद ऐसा लगने लगा कि ये एक फैशन लगा कि ये एक ट्रेंड है। हाँ, ये ट्रेंड के तहत उसने प्रगतिशीलता को लोगों ने अपनाया, एक फैशन के तहत ओढ़ा प्रगतिशीलता को, यानी कि वो विचार के वैचारिक तौर पर प्रगतिशीलता से जुड़े, प्रगति इस आंदोलन से जुड़े। उसी दौर में नागार्जुन भी लिख रहे हैं, लेकिन और बहुत बेहतर लिख रहे हैं, बहुत ज़रूरी लिख रहे हैं। नागार्जुन की जो ये प्रगतिशीलता है ये कोई अचानक, जैसे और कवियों में अचानक उसमें है पंत का नाम ले सकते हैं, अब यहाँ पर नागार्जुन जो है कोई अचानक से प्रगतिशीलता नहीं आ गई उनके अंदर। उनके अंदर ये जो इस प्रगतिशीलता को हम देखते हैं कि वो जब राजनीतिक आंदोलनों से पहले से, जैसे कि विभा जी ने बताया कि किसान आंदोलन से जुड़े रहे, तो राजनीतिक आंदोलन से वो जुड़े रहे, आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा। तो यह जो परिवर्तन की एक चेतना उनके अंदर है, जो ये उनकी जो सामाजिकता है, जब मार्क्सवाद आता है तो इस मार्क्सवाद ने उसे एक कह सकते हैं ना कि एक वैचारिक अवलंब मिलता है उसको। ये तो, और उन्होंने खुद कहा है, उनका अपना ही कहा हुआ ये वक्तव्य है कि मार्क्सवाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मार्क्सवाद को उन्होंने दूसरों की तरह ओढ़ा नहीं, उन्होंने उसे पचाकर उसे अपना मानसिक संस्कार बनाया। अगर मार्क्सवाद नहीं भी आया होता हमारे देश में तो भी नागार्जुन वही होते जो वो हैं आज, वही लिख रहे होते। उन्होंने किसी को देखा नहीं, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, मन की, अपने मन की, इसीलिए तो कड़वा बोलते थे, इसीलिए तो सच बोलते थे। उनकी एक बहुत चर्चित कविता है प्रतिबद्ध हूँ। प्रतिबद्ध हूँ बहुत लंबी कविता है, वो कहते हैं कि प्रतिबद्ध हूँ बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, स्व की आपाधापी के निषेधार्थ, और प्रतिबद्ध हूँ व्यामोह से बार बार उबरने की खातिर। यानी नागार्जुन एलानिया तौर पे कहते हैं कि प्रतिबद्धता, उनकी जो प्रतिबद्धता है वो देश के बहुजन के प्रति है, उनकी प्रगति के निमित्त, उनकी प्रगति के लिए ही वो लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। नागार्जुन ने, पाब्लो की तरह ही नागार्जुन का मानना था कि कविता एक कार्रवाई है, और कविता लिख देने से ही कवि का दायित्व तो पूरा नहीं हो जाता, उसे जिसके लिए लिख रहे हैं उसके लिए संघर्ष, उसके साथ संघर्ष की जमीन पर खड़ा होना पड़ेगा। और यह कार्रवाई, ये जो सक्रियता है उनकी, यही नागार्जुन को जन संघर्षों का कवि बनाती है, सिर्फ विचारों का कवि उनको नहीं रहने देती है। और एक बात इसमें जो मैंने कहा कि अपने को व्यामोह से उबारने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, इसके लिए नागार्जुन ये पंक्ति इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कहते हैं कि यदि मैं कभी स्वार्थ में आबद्ध हो जाऊं, व्यामोह में पड़ जाऊं, तो मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। ये कवि खुद इस बात को कह रहा है। इसलिए वो तय बात है कि जब मार्क्सवाद से जुड़े हैं तो कम्युनिस्ट भी बने, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी ही पार्टी में स्वार्थ का प्रवेश हो रहा है, कहीं उनको लगा कि जनतांत्रिक मूल्यों को उनकी ही पार्टी छोड़ रही है, तो उन्होंने उस पार्टी को त्यागा। एक बहुत बड़ी घटना थी, उसकी कटु आलोचना भी की उन्होंने। यही नहीं, और भी जितने समाजवादी आंदोलन थे जिनसे वो जुड़े, और कहीं उनको कोई कमी लगी तो उसको उन्होंने त्याग दिया। तो असलियत क्या है? जनता के प्रति प्रतिबद्धता, जिसकी वो प्रतिबद्ध कविता में बात करते हैं। तो यह व्यक्ति जो कि अपनी गलती को स्वीकार करता है
और आत्मालोचन करता है, अपनी भूल को स्वीकार करता है। ये सारे संदर्भ इस बात को संकेत करते हैं कि वो व्यक्ति कितना सच्चा था, कितना ईमानदार था। सब कुछ स्वीकार था, लेकिन जनता के हित की कुर्बानी उसे स्वीकार नहीं थी। और यही नागार्जुन, जो नागार्जुन आज़ादी के पहले राजनीतिक कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए लिख रहे, वो बाद में जनता की स्वतंत्रता के लिए लिखने लग जाते हैं और तमाम कवियों से वो अलग खड़े अपने दौर में दिखते हैं। ये बात आपने कही कि तमाम कवियों से वो अलग दिखते हैं, और जन प्रतिबद्धता की बात भी हमने अभी सुनी। तो जनता के लिए वो लिखते थे, लोगों के लिए वो लिखते थे, और जो भी लिखते थे वो उसे अपना एक ड्यूटी समझ लेते थे कि अब इसके ऊपर काम भी करना है। ऐसे बहुत सारे और भी कवि थे, जैसे हमने पहले बात की कि उनके साथ और भी कवि निकले, लेकिन उन्हें ही जन कवि कहा गया। केवल एकमात्र वही थे जो वो जन कवि कहलाते थे। तो इस बारे में आप बताइए कि वही जन कवि क्यों थे? ठीक कहा मिनाली जी आपने कि कवि तो बहुत हुए जी, लेकिन हिंदी में जन कवि की उपाधि से नागार्जुन को ही सम्मानित किया जाता है जी। नागार्जुन ने भी अपने आप को जन कवि कहा है, या यूँ कह लेते हैं कि उनके लेखन का आदर्श था जन कवि। और जहाँ भी, चाहे किसी भी परिवेश में रहे हो, मजदूर, किसान, ऐसे सामान्य जनता के साथ उनका एक भावात्मक लगाव रहा है। यही कारण है कि कलकत्ता में रहते हुए वे रिक्शा वाला पर कविता लिखते हैं। नागार्जुन जनता को पवित्र, शोषित, वंचित मानते हैं, लेकिन साथ ही उसकी अंधता पर उसे रोकने या टोकने से भी नहीं बख्शते। ये सही है कि वे ताकतवर के प्रति उनकी एक आलोचनात्मक दृष्टि रहती है, लेकिन जनता के प्रति भी वो क्रिटिकल रहे हैं। ये तो ठीक है कि नागार्जुन इसलिए उन्हें समझ पाते हैं बहुत अच्छी तरह से क्योंकि नागार्जुन ने भी वैसा ही अभावग्रस्त जीवन जिया था। तो बचपन से ही अभावग्रस्त जिंदगी जीने वाले नागार्जुन बड़ी शिद्दत के साथ इस एहसास को अभिव्यक्त करते हैं। कहते हैं, स्वगत शोक में बीज निहित है विश्व व्यथा के, विश्व व्यथा में बीज निहित है स्वगत कोश के। सिर्फ जन कवि कहलाने वाले नागार्जुन सीधे सीधे वो कहते हैं कि मेरी जवाबदेही अगर किसी के साथ है तो वह जनता के साथ है। उनकी वो पंक्ति भी है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, सच कहूँगा क्यों हकलाऊं। नागार्जुन ने अपने पहले माने नागार्जुन के पहला ही काव्य संग्रह जो युगधारा है, मैंने अपने पहले काव्य संग्रह की पहली कविता में वो जन की प्रशस्ति, जन का प्रशस्ति गान करते हैं, उनकी प्रशस्ति वंदना करते हैं कि हे कोटि शीर्ष, हे कोटि बाहु, हे कोटि चरण। मैंने भगवान के विराट रूप का दर्शन वह जनता के विराट स्वरूप में देखते हैं। जनता को ही भगवान मानते हैं। जनता को मैंने ये नागार्जुन ही है जिन्होंने जनता को एक विराट रूप प्रदान किया है, और इस विराट जन की पीड़ा का कारण उन्हें लगता है कि ये जो अभाव है, भूख है, विपन्नता है, ये एक विराट जनता या कहे कि हमारे भारत की विराट जनता का ये सच है। जी जी। और जहाँ भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने इसे अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। खासकर अकाल और उसके बाद की कविता, या फिर प्रेत का बयान, नई पौध आदि कविताओं में ये जनता की पीड़ा को वो बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। जी। एक और सवाल निकल कर आता है, अल्पना जी आपसे सुनेंगे। जैसे हमने अभी बहुत सारी चर्चा कर दी कि जो नागार्जुन है वो सच बोलते थे,
कड़वा बोलते थे, जो उनके मन में है बस वही करते थे, जनता के लिए आवाज़ उठाते थे, और जब आवाज़ उठाते थे तो पीछे नहीं हटते थे, है ना, पीछे नहीं हटते थे। उनकी हर, वो कहते हैं ना कि सच बोलना है और एकदम तीर चलाना है, जो भी हो जाए उसका हम देखी जाएगी, वैसा करते थे। लेकिन उनकी कुछ ऐसी कविताएं भी थी जहाँ पे उनका बड़ा ही सॉफ्ट एक हम बिहेवियर अगर देखें तो वो भी देखने को मिलता है। परिवार के बारे में वो लिखते हैं और एक बहुत ही प्रकृति के बारे में वो लिखते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा उनके बारे में सुनते नहीं है, तो आज इस पे थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। हाँ हाँ, ये सही है कि नागार्जुन की जब हम बात करते हैं तो प्रतिरोध के कवि के रूप में, संघर्ष के कवि के रूप में ही उनकी पहचान दिखती है। और ऐसा नहीं है मृणाली जी की प्रतिरोध की कविता में भावुकता की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रतिरोध के मूल में ही है करुणा, आक्रोश के मूल में ही है करुणा। और वो भावुक, यानी कि भावुक तो कभी वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पर वो भावुकता जो है ना वो उभर के आ नहीं पाती है, वो प्रच्छन्न रहती है। तो ये कवि का जो नागार्जुन ने खुद अपने को एक जगह कहा है कि तरल आवेगों वाला हृदय धर्मी कवि, हृदय धर्मी, आप ये शब्द पर ध्यान दीजिए। तो ये खुद वो कवि अपने आप को ये कह रहा है। ये बड़ी, मतलब ये कभी कहीं लग सकता है कि ये बड़बोलापन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरे पास एक बहुत तरल हृदय भी है, इसे भी कहीं हाँ आक्रोश नहीं है, वो वही नहीं है। और यह जो उनके जो भावनाओं की तरलता, वह उन्होंने जो प्रकृति पर जो कविताएं लिखी हैं, जो पारिवारिक संबंधों पर, व्यक्तिगत संबंधों को लेकर जो कविताएं लिखी हैं, वहाँ पे तरलता का यह आवेग बहुत अधिक दिखाई देता है। जिस दौर में नागार्जुन लिख रहे थे वो क्रांतिकारिता का दौर था, बिल्कुल। खत्म नहीं हुई थी, तो हाँ। उस क्रांतिकारिता के दौर में भावुकता को बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखा गया, बहुत दोयम दर्जे का करार दे दिया गया भावुकता को। उस भावुकता को नागार्जुन फिर से साहित्य में, कहते कविता में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ की जो अनुभूति की जो एक ऐन्द्रिक सघनता होती है ना, इसे लगभग निष्कासित कर दिया गया है साहित्य से। शमशेर और नागार्जुन जैसे कवि उस ऐन्द्रिक सघनता को फिर से लेकर आते हैं, और आपको अनुभूति की ऐन्द्रिकता वाली कविता अगर देखनी हो तो उनकी प्रकृति परक रचनाओं में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी, जैसे कि बहुत नहीं, बहुत दिनों के बाद, लेकिन उसके भी पहले बादल को घिरते देखा है। अब देखेंगे बादल को घिरते देखा है, जब भी उनकी प्रकृति परक कविता की बात होती है सबसे पहले बादल को घिरते देखा में क्लासिक औदात्य तो है, लेकिन आप जब देखेंगे कि बहुत सरल सी लगने वाली कविता जब वो बाद में लिखते हैं, भुट्टे पर लिखते हैं, कटहल पे लिखते हैं, बहुत दिनों के बाद कविता में वो कहते हैं कि जब मैंने ताल मखाना देखा तो मैं खाने लगा, जी भर के खाया, जब मैंने मौलसरी के फूल देखे तो मैं जी भर के सूंघा। अब ये देखिए कि वह कविता जहां वो बादल को देख रहे तो एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं, और वहां पर जो आवेग है, तरलता का आवेग वहां पर संयमित है, वो जब चाहे वहाँ से नज़र हटा सकते हैं। लेकिन इस कविता में जब वो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मैंने देखा और मैं जो देखा मैंने किया वो करते ही चला गया, यहाँ पे लगता है कि ये कवि के वश में नहीं है, कवि के वश में भी नहीं है। और नागार्जुन की अगर हम बात करते हैं तो नागार्जुन ने एक ऐसा जीवन जिया है जिसमें उन्होंने सब कुछ खोया ही है, कुछ पाया नहीं है। उसके बाद जन कल्याण के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके अंदर कहीं था भी, तो वो छुपा सा था जिसको साइड में वो निकाल रहे थे। तो हमारे पास अब वक्त बहुत कम है, और इसी के साथ अब हम आप सभी से इजाज़त भी लेंगे, और आप सभी से भी, आप दोनों से भी इजाज़त लेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।